सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से मरहलावार इनखला के साथ खित्ते की सूरत हाल पल पल बदल रही है। पहले अमरीका की जानिब से 11 सितंबर 2021 की डेडलाइन दे दी गई थी, लेकिन अब डेडलाइन में तब्दीली आई है। अब 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी अफवाज के इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है। उससे पहले तालिबान, जो कि अफगानिस्तान से वाबस्ता है, वो कहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये ऐलान अफगानिस्तान के अंदर से नहीं बल्कि मॉस्को में यानी रशिया के अंदर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया और ये बताया गया कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों समेत तकरीबन तमाम अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इस वजह से तशवीशनाक है कि जूं जूं मुताद्दिद मुलाकातें हो रही हैं, उसमें अफगान सदर अशरफ गनी से लेकर उनके नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह समेत सब पाकिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद भी किया है और इसको अफसोसनाक भी करार दिया है। 2019 से लेकर आज तक की एक क्रोनोलॉजी है पाकिस्तान के खिलाफ बयानात की, वो आपके साथ रखना निहायत ज़रूरी है। 7 फरवरी 2019 को अफगान सदर अशरफ गनी ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पर मुदाखलत करने की बाकायदा कोशिश की। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन पसंद मुजाहिरीन और कारकुनान के खिलाफ तशद्दुद पर शदीद तशवीश है। इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी आया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उस पर ट्वीट किया और अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि हम अफगान सदर की जानिब से की जाने वाली ट्वीट को मुस्तरद करते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारे मामलात में सरीहन दखल अंदाजी हैं। अफगान क़यादत को अफगानी अवाम के देरीना और संजीदा मसाइल पर गौर करने की ज़रूरत है। 14 मई 2021 को अफगान सदर अशरफ गनी ने एक और इंटरव्यू में गुफ्तगू की। अफगान सदर अशरफ गनी ने जर्मनी के हफ्तावार जरीदे स्पेगल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने हस्बे मामूल पाकिस्तान पर एक बार फिर तालिबान की हिमायत और मदद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इंटरव्यूअर सुजैन कोलब ने उनसे सवाल किया कि अफगान लड़ाई पर पाकिस्तान का क्या असर है, जिसके जवाब में अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान मदद का एक मुनज़्ज़म निज़ाम चलाता है। तालिबान को लॉजिस्टिक्स वहाँ से मिलती हैं, उनके माली ज़राए और भर्तियाँ तक वहाँ से होती हैं। ये इंतहाई शदीद इल्ज़ाम था अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से 14 मई 2021 को, जिसका जवाब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कुछ यूं दिया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अफगान सदर अशरफ गनी के इन इल्ज़ामात को गैर ज़िम्मेदाराना, बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। इस ज़म्न में अफगान सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज किया गया और कहा गया कि ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद मजरूह होता है और माहौल ख़राब होता है। इसके बाद एक और टग ऑफ वॉर स्पिन बोल्दिक के मामले पर शुरू होती है। 15 जुलाई 2021 को अमरुल्लाह स्वालेह, जो कि नायब सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने अफगान फ़ौज और फ़ज़ाइया को तंबीह की है कि स्पिन बोल्दिक के इलाके से तालिबान को निकालने की किसी भी कोशिश का पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जवाब दिया जाए। पाक फ़ज़ाइया तालिबान को कुछ इलाकों में अहम हवाई मदद फराहम कर रही है। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम था जिसका पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने उसी वक्त रद्द अमल दिया। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के अफगान हुकूमत के हक को तस्लीम करता है। उसके बाद ताशकंद का मामला आता है जिसमें अशरफ गनी यानी अफगान सदर, उन्होंने एक इंतहाई अहम बयान दिया। 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजे हैं, यानी पाकिस्तान ने भेजे हैं, और अगर बातचीत ना हुई तो अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला करेगी क्योंकि वो समझते हैं कि यह अमन के लिए आखिरी कोशिश है। इसका जवाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया। अफगान सदर के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए ताशकंद में वस्ती और जनूब एशिया कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कोशिश नहीं की होगी। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना इंतहाई नाइंसाफ़ी है।
मैं काबुल गया, अगर मुझे अमन में दिलचस्पी ना होती तो मैं काबुल जाता ही क्यों। यही नहीं बल्कि वफूद की सतह पर मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की ISI के सरबरा यानी डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा और चाहता है कि फरीकैन एक दूसरे के साथ बातचीत करके मसले का हल निकालें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दरअंदाजी नहीं कर रहा बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है और इसकी एंडोर्समेंट हमें माजी के एक इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट के जरिए मिल जाती है। 27 जुलाई 2020 को अक़वाम मुत्तहिदा की तज्जियाती और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने जो पूरी दुनिया में दहशतगर्द गिरोहों का सुराग लगाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी को अपनी एक 11वीं रिपोर्ट जमा कराई। इस रिपोर्ट में तालिबान और उनसे मुंसलिक अफराद के बारे में जो अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, तफसीलात फराहम की गई थी। इस रिपोर्ट का पॉइंट नंबर 80 क्या है वो आपके सामने रखना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, उस पॉइंट नंबर 80 के मुताबिक 6000 से ज्यादा अस्करियत पसंद, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से है, अफगानिस्तान में रूपोश हैं और वहां से पाकिस्तानी फौज और शहरी अहदाफ पर हमले करते हैं। तो DG ISI ने जो बात वफूद की सतह पर मुलाकात में कही वो इस तज्जियाती रिपोर्ट के जरिए एंडोर्समेंट की सूरत में 27 जुलाई 2020 को UN के सामने पेश की गई और पूरी दुनिया के सामने है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पीस एजेंडा, #पीस एजेंडा। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब जाहिद हफीज चौधरी साहब, आप मारूफ डिप्लोमेट हैं और तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। हमारे आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड रुकन कौमी असम्बली हैं और आजकल वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात भी हैं। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा सदर अशरफ गनी साहब के हवाले से होगा। उनकी जानिब से एक बात आई है और ज़राए से ये खबर चल रही है, मैं चाहूँगा कि आप इसकी तस्दीक या तर्दीद अगर करना चाहें तो कर दें। सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में होने वाली अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। ये गलत खबर आ रही है, दुरुस्त खबर आ रही है? जी जमील साहब, पाकिस्तान अफ़गान पीस कॉन्फ्रेंस कर रहा था 17 से 19 के लिए, लेकिन अभी हमने वो कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्टपोन कर दिया अंटिल आफ्टर ईद, तो उसमें नई डेट्स जो है वो हम सेपरेटली अनाउंस करेंगे। अच्छा, पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। अब एक तनाज़ा गुज़िश्ता दिनों खड़ा हुआ। 15 तारीख की रात तकरीबन कोई 9:31 पर एक ट्वीट हुआ और अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की जानिब से ये ट्वीट हुआ। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ इशूड ऑफिशियल वार्निंग टू द अफगान आर्मी एंड एयरफोर्स दैट एनी मूव टू डिसलॉज द तालिबान from Spin Boldak area will be phased and replied by the Pakistan Air Force. Pakistan Air Force is now providing close air support to Taliban in certain areas. पाकिस्तान ने तो इसकी तरदीद कर दी है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इस हवाले से जो कहते हैं उसकी भी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये असल में वाक़या हुआ क्या है बाय द वे? जी जमील साहब, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आ चुकी है, हमने बिल्कुल ये कहा कि जी ये जो उन्होंने बयान दिया है वो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। ये हुआ इस तरह के अफ़गान साइड से हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि वो अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, अपोजिट चमन बॉर्डर। हमने उन्हें कहा जी कि आप अपनी साइड पे जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं आपका वो सॉवरेन राइट है, आप बिल्कुल करें। हालांकि वो बॉर्डर के करीब था, इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो है वो उसके मुताबिक इतने करीबी ऑपरेशन को करने की बहुत दफ़ा इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि जी उनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई, हमने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमने कहा जी आप बिल्कुल उसमें करें। पाकिस्तान ने अपनी साइड पे अपने पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए जो नेसेसरी मेजर्स थी वो बिल्कुल ली, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई अफ़गान साइड को मैसेज दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड की गई है तालिबान को, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। हम दोबारा ये बात कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो अपने राइट्स हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर टेरिटरी के वो जो ऑपरेशन करते हैं हम बिल्कुल उसे रिस्पेक्ट करते हैं,
लेकिन इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट बात है जमील साहब वो ये है जी कि किसी किस्म की जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, बेसलेस स्टेटमेंट्स हैं, वो नहीं आनी चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम अफगान लीडरशिप अपनी तमाम एनर्जीज़ फोकस करे टुवर्ड्स पीस प्रोसेस। ये सिर्फ स्टेटमेंट उनके नायब सदर की जानिब से नहीं बल्कि अशरफ गनी साहब की जानिब से भी इसी तरह का बयान आया, जिसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अफगान सदर या नायब सदर इस तरह की बात करेंगे। तो ये प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेंडा वारफेयर है या फिर इसके पीछे इंडिया है? देखें जमील साहब, हम ये समझते हैं कि इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस जो है वो एक इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में एंटर हो चुका है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम अफगान साइड्स जो है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो अपनी एनर्जीज इस वक्त सर्व करे पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। राइट। अच्छा, दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो तयशुदा थी हमारी अमन कॉन्फ्रेंस, जो कि अब आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो चुकी है, उसके बारे में उन्होंने सुना ज़रूर लेकिन तालिबान को इसमें मदऊ नहीं किया गया। अब क्योंकि ये आफ्टर ईद एक्सपेक्टेड है तो इसमें अफगान तालिबान भी इनवाइटेड होंगे या नहीं होंगे? देखें जमील साहब, अगेन हमने तालिबान के साथ हमारी इंगेजमेंट रही है। आपके इल्म में होगा बहुत दफ़ा वो इस्लामाबाद वो आए, हमारी उनके साथ निशिस्त हुई जी। उसमें हमें उनकी पोजीशन समझने का मौका मिला, हमारी उनसे कंसल्टेशन हुई, हमने ये उनसे जाना कि किस तरह पीस प्रोसेस को आगे लेके जाया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं जिनकी वजह से मुमकिन हुआ यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट, हमारी एफ़र्ट्स की वजह से मुमकिन हुआ इंट्रा अफगान निगोसिएशंस जो स्टार्ट हुई, फिर लास्ट ईयर जो एग्रीमेंट हुआ ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो ये सारा पाकिस्तान की एंगेजमेंट का नतीजा और पाकिस्तान की जो अफगान पीस प्रोसेस के लिए फैसिलिटेशन है उसका नतीजा था। तो हम ये समझते हैं कि तालिबान के साथ तो हमारी बहुत मर्तबा हो रही है। हाँ जी, कंसल्टेशन हैं, हम उनकी पोजीशन को समझते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। हमारा इस वक्त इरादा ये था कि हम अफ़गानिस्तान की जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है अदर दैन तालिबान, उनके साथ भी बैठें, उनसे अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि उनकी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन क्या है, पीस प्रोसेस को वो किस तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और हम एक बाहमी सलाह मशवरा करें कि किस तरह अफगान पीस प्रोसेस को कामयाब किया जा सकता है। राइट। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ईद के बाद जो हमारी अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें अफगान तालिबान भी उसका हिस्सा हो। तालिबान से तो हमारी जो वैसे ऑलरेडी डिस्कशन हो रही है, एंगेजमेंट है, उनसे डिस्कशन हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड हमारी जो अप्रोच है, देखें हमने बारहा ये कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। हमने बारहा ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन सब के साथ एंगेज भी हैं, उन सब से बात भी करना चाहते हैं। हमारा इस वक्त मकसद क्या है, हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में पीस हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पीस ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है बल्कि ख़ित्ते के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। देखें जमील साहब, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके 3 डिफरेंट इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान पीस के अंदर। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट है वो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी में, इसलिए कि जो भी अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो उसकी एक डायरेक्ट बेयरिंग होती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वैक्यूम हो जिसे स्पॉयलर्स फिल कर सकें। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ओवर 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह को हो कि इनका डिग्निफाइड और टाइम बाउंड रिटर्न पॉसिबल हो सके। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हम ये समझते हैं कि जो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव्स हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस हो। चाहे हम तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें, चाहे हम कासा 1000 जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है उसकी बात करें, हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, तो उसके लिए अफ़गानिस्तान में पीस ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर इस वक्त हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ से फर्दर इनफ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो है उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और हम ये भी चाहते हैं, पॉसिबल भी है जी, बिल्कुल हाईली एक्सपेक्टेड है जी, तो हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस आगे बढ़े, वहाँ पे अमन का क़याम मुमकिन हो और अफ़गानिस्तान के अवाम
जमील साहब, अफ़गानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है Absolutely. ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान फॉर ओवर 4 डेकेड। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है सर। अफ़गान हुकूमत और उसके ओहदेदारों के ये जो पाकिस्तान मुखालिफ या हमारी स्टेट के अगेंस्ट जो बयानात हैं, उसमें एकदम इजाफा हुआ है। मई के वस्त में अशरफ गनी ने जर्मन जरीदे स्पेगल को एक इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया था, और यह बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात के चंद दिन बाद ही दिया गया। अब फिर अशरफ गनी ताशकंद में बैठकर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ से 10,000 जंगजू अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट रैंडम है या इसके पीछे भी वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस और साथ साथ जो एक ब्लॉक की चेंजेस हैं, जैसे इंडिया, अफ़गानिस्तान और अमेरिका का ब्लॉक जिसके ऊपर सब तबसरा कर रहे हैं, उसी के ये नतायज है, शाखसाना है कि हमारे ऊपर बार बार ब्लेम लगाया जाता है? जमील साहब, मैं ये कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस तरह के बयानात से ट्रस्ट इरोड होता है, इस तरह के बयानात से एनवायरनमेंट विशिएट होता है, और इस तरह के बयानात से पाकिस्तान का जो एक इंतहाई मुस्बित रोल रहा है अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, जिसे पूरी दुनिया एक्नॉलेज भी करती है और अप्रिशिएट भी करती है, हम ये समझते हैं कि वो भी अंडरमाइन होता है। तो मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के बयानात हेल्पफुल नहीं है, अनहेल्पफुल है, एंड दे नीड टू बी अवॉइडेड। ये महज बयानात हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, या ये बाकायदा प्लानिंग के साथ इस तरह से पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है? जी जमील साहब, हमने तो ये 12 कहा कि देखें, हम ये हालात देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एक अफ़गानिस्तान के ऊपर पोजीशन रखी, और वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पहले दिन से ये कहा कि उस पीस प्रोसेस को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान का एक इंतहाई मुस्बित रोल रहा है। फिर जिस तरह मैंने आपसे ये कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल सतह पे भी मैकेनिज़्म मौजूद है, फ्रेमवर्क, एपेप्स का फ्रेमवर्क मौजूद है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी। उसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि किन किन इश्यूज़ पर हमने आपस में बात करके मसाइल को हल करना है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, मज़ीद पाकिस्तान की तरफ रीलोकेट हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फेंसिंग तो चलो हो चुकी है हमारी। पाकिस्तान के पास क्या मैकेनिज़्म होगा अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ के अनरेस्ट की वजह से इस तरफ मूव करते हैं, तो हम कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने इस बारे में आगाह किया है कि हम कैसे करेंगे इसको? जी बिल्कुल हमने किया। देखें, मैंने जैसे बात की कि हमारा रेफ्यूजीज़ का इशू जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं और बायलैटरली भी अफ़गानिस्तान के साथ। एपेप्स के अंदर हमारा एक वर्किंग ग्रुप है ऑन अफ़गान रेफ्यूजीज़। जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़। आपने जो बात की फेंसिंग की, जो कि 90% से ज़्यादा जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, अफ़गानिस्तान बदअमनी की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पर बदअमनी होगी तो उसमें से बाकी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके साथ ही अफ़गान रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स जो है वो भी उसकी एक आउटकम हो सकता है, तो उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की साइड से वी विल सर्टनली टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। राइट। अच्छा, अब सवाल किया एक भारतीय सहाफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं भारत बेहतर पड़ोसी बनकर रहे, लेकिन आरएसएस का नज़रिया आड़े आ जाता है। तो ये बड़ा डिफाइंड, क्लियर और बगैर किसी ग्रे एरिया के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। तो क्या हमारी पॉलिसी अब बिल्कुल रिजिड हो चुकी है? देखें स्टेट लेवल, देखें जमील साहब, हमारी पॉलिसी, मैं उसे रिजिड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। कश्मीर के ऊपर हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है। हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट ही है, और इसकी रेजोल्यूशन ज़रूरी है एज़ पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात की, देखें प्राइम मिनिस्टर ने तो जब आए हुकूमत में तो उन्होंने पहली बात क्या की इंडिया के हवाले से, उन्होंने कहा कि अगर भारत पीस की तरफ
एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम पीस की तरफ हो। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से जो इकदाम उठाए गए वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो पीस की बजाय जो है वो बदअमनी की तरफ उठाए गए। और जो आपने ये बात की कि जी भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि क्या मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं, हम भी ये समझते हैं कि मुज़ाकरात और रियासती दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते, जो कि हम विटनेस कर रहे हैं। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी हो रही है। भारत पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। हमने उसके एविडेंस शेयर किए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किए कि किस तरह उन्होंने थर्ड कंट्री की सॉइल को यूज़ किया पाकिस्तान में, किस तरह भारत के जासूस जो है वो पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं यहाँ पे टेररिज्म में इन्वॉल्व होकर। हमने ये सारी बातें, अभी रिसेंटली जो लाहौर का इंसिडेंट हुआ है, जौहर टाउन का जो ब्लास्ट हुआ, उस पे हमारे पास क्लियर एविडेंस है, हमारे पास इस चीज़ के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह वो सारा भारत से बैठकर प्लान किया गया, किस तरह उसकी फाइनेंसिंग की गई, हमारे पास उसकी मनी ट्रेल मौजूद है, हमारे पास टेलीफोन रिकॉर्ड मौजूद है, कन्वर्सेशन टेलीफोन कॉल्स की मौजूद है कि किस तरह वहाँ से एडिंग अबेटिंग फाइनेंसिंग हुई। तो हम भी यही समझते हैं, हमारा भारत को ये पैगाम है कि हम भी ये समझते हैं कि बातचीत और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत को रियासती दहशतगर्दी को तर्क करना पड़ेगा, और जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एक अच्छा हमसाया होने की तरह, क्योंकि हम तो पीस चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये क्लियर ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू हैव पीसफुल रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। उसमें इंडिया एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। और हम ये दोबारा रीट्रेट करते हैं इस बात को कि कोर इशू पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। तो जब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल, उसमें प्रोग्रेस मुश्किल है। हम ये भी कहते हैं कि भारत ने क्योंकि 5 अगस्त 2019 के जो यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस लिए, उससे उन्होंने फर्दर विशिएट किया एनवायरनमेंट को। तो इस वक्त जिम्मेदारी अब भारत पर है कि वो अपने ये गैर कानूनी इक़दाम जो है इन्हें वापस ले, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप इनकार्सरेटेड है उसे रिलीज़ करे, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रहे हैं वो वहाँ पे डेली बेसिस पे उन्हें ख़त्म करे, जो कश्मीरियों के तमाम हकूक़ उन्होंने सलब किए हुए हैं वो रेस्टोर करे। तो इसलिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना कश्मीर के अंदर भारत की जिम्मेदारी है, ताकि भारत के साथ एक बामानी और नतीजा खेज डायलॉग मुमकिन हो सके। राइट चौधरी साहब, अभी आपने जौहर टाउन वाक़े का तज़किरा किया, और ज़ाहिर है कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमारे पास तमाम तर एविडेंसेस थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए फर्दर दिखाया भी गया मीडिया के ऊपर। तो हमने वो इन्फॉर्मेशन किन किन इंटरनेशनल फोरम्स पे शेयर किया ताकि भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जाए? जी अगर आप ब्रीफली बता सकें। जी जमील साहब, मैं इसमें आपसे बताऊं कि देखें, ये जो रियासती दहशतगर्दी है उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म है। उसमें अगर वो फाइनेंसिंग इन्वॉल्व होती है उसके लिए अलहदा मैकेनिज़्म है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस हैं अगेंस्ट टेररिज्म उसकी है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी जो वायलेशन होती है। तो पाकिस्तान जितनी भी इसके अंदर अवेलेबल फोरा हैं उन सबको अप्रोच करेगा, और जो भी मुमकिन इक़दाम हैं हर सतह के ऊपर हम भारत को एक्सपोज भी करेंगे, and we will also ensure that India is held accountable for its state sponsorship of terrorism in Pakistan, for its crimes against humanity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये जो दासू वाक़या हुआ बस का, एक तरफ अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये हादसा था, कुछ इन्फॉर्मेशन ये हैं कि इसमें बारूदी मवाद था, इसमें कहीं भारत का कोई कनेक्शन साबित हुआ है अभी तक की लेटेस्ट के मुताबिक? देखें जमील साहब, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत की अप्रोच में फ़र्क क्या है कि भारत की तरफ से हमेशा एक नी जर्क रिस्पॉन्स आता है और उनकी तरफ से बेसलेस एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अनसब्सटेंशिएटेड लगाए जाते हैं, जिसे बाद में वो किसी किस्म का एविडेंस प्रोवाइड करके साबित नहीं कर सकते। उसकी निस्बत पाकिस्तान की अप्रोच क्या है? देखें, जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद हमारी पहली स्टेटमेंट क्या थी? हमने ये कहा कि जी इसके अंदर
इन्वेस्टिगेशन हो रही है और तमाम पहलू देखा जा रहा है और हम इस स्टेज पर ये कहते हैं कि किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रही है उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये हमें लगता है कि ये एक दहशतगर्दी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हम इसीलिए किसी चीज़ को इस स्टेज पर रूल आउट नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर फर्दर हो रही हैं और जो ही इसमें मज़ीद मालूमात अवेलेबल होंगे वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दोज डिटेल्स विद द मीडिया ऑल्सो। एब्सोल्युटली राइट। तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, सर आप एक्सक्लूसिवली इस नेशनल डिबेट के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, इतने मसरूफ़ होने के बावजूद आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। उनसे डिस्कशन होगी मुल्क के अंदरूनी मामलात की, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इंटरनेशनल मामलात के साथ जुड़ी हुई है। आफ्टर दिस वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब साहब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और उनके वफ़द की अफ़गान सदर और उनके वफ़द से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के हवाले से होगा। क्या फ़र्दर डिस्कशंस हुई हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान से तो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। देखें, पहले तो जो वज़ीर साहब का जो दौरा है, ये दौरा पाकिस्तान के लिए जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं उनके लिए तजारत के हवाले से एक नया रास्ता खोल रहा है, चाहे वो कनेक्टिविटी के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से हो। और आपके इल्म में होना चाहिए 150 से ज़ायद बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान से वहाँ ताशकंद तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के वफद का वो हिस्सा हैं जी। और कल रात वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ इंटरेक्ट किया, बल्कि जो पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया और बड़ा वालहाना और गर्म जोशी के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है वो इस्तकबाल किया गया। अनप्रेसिडेंटेड था, जिस तरीके से सदारती महल के अंदर जो है उनको एक ऑनर दी गई। अब आ जाएँ जो हमारा आज का जो कॉन्फ्रेंस का जो हमारा दूसरा रोज़ के हवाले से, आज उनकी मुलाकात अफ़गान सदर के साथ भी हुई है और आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से पाकिस्तान ने बेशुमार कोशिशें की हैं। तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लाने में पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और ये वही अमेरिका है जो पहले हल का तलाश जो है वो जंग के ज़रिए ढूंढ रहा था, बाद में खुद मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आ गए और कतर के अंदर आपको पता है कि तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस भी खोला गया। जब वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी तो उनको तालिबान खान कहा गया था, लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो उसके पीछे एक सोच थी कि इनके साथ टॉक की जाए, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। 2015 में एक ही विजनरी लीडर था, 2000 आज से 15 साल पहले, जो चीज़ों को फोर्स ही कर रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी आया है वो जंग से मसले का हल नहीं कर सका, चाहे सोवियत यूनियन हो चाहे अमेरिका हो। इतनी बड़ी 1.5 लाख से ज़्यादा नेटो के फौजी यहाँ पे मौजूद थे, आज यहाँ से को फतह याब हुए हैं। आज फिर तालिबान धड़ाधड़ आप देख रहे हैं कि वो बॉर्डर्स के ऊपर आकर भी जो है वो उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाकर वो पेशरफ्त करते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। जो इल्ज़ामात के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बात की जाती है, नायब सदर ने भी लगाया, सदर ने भी लगाया, जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर बात की जाती है, ये मैं समझता हूँ तंग नज़री है और वो उनको शायद पीछे इंडिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इंडिया ने तो बेशुमार आपके इल्म में है कि पेशरफ्त अफगानिस्तान के अंदर जो है सफारतखाने भी खोलते रहे और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिशों के अंदर पूरा किरदार अदा करते रहे। इवन दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़ा कैटेगोरिक उसके सबूत और एविडेंस हर चीज़ मौजूद है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से संजीदा ना होते तो वो काबुल क्यों जाते? इसके ऊपर तो आप कॉमेंट करेंगे कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसकी 99% फेंसिंग की बात की जा रही है और इतनी हो भी चुकी है। इसके बावजूद अगर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है और वहाँ से रेफ्यूजीज़ या आईडीपीज़ पाकिस्तान की तरफ बड़ी तादाद में मूव करते हैं, तो हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा कि हम रजिस्टर करें या वीज़ा उनको दें? देखिए, उसके ऊपर भी हम अपनी हिकमत अमली जो है वो वज़ा कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग हैं, जितनी हमारी पख्तून बेल्ट है, इनकी वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं।
उनकी यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, तोरखम के एक जरिए दूसरे आते के हैं। साथ, एक दूसरे के साथ जो है वो ख़ानदानी और खूनी रिश्तों का ताल्लुक भी है। और आप डेमोग्राफिक कंडीशंस को नहीं बदल सकते, आप अपने जो हमसाए हैं उनको नहीं बदल सकते, ऐसे ये तो सरहदें जो हैं वो आपकी तब्दील नहीं हो सकती। Very फेंसिंग हम क्यों कर रहे हैं? फेंसिंग हम वेरी राइट। इस वजह से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया अपने बॉर्डर सिक्योर करती है, हम भी अपने बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो हमारा राइट भी है। लेकिन उसके बावजूद जब एक इंसानी अलमिया क्रिएट हो जाए, तो उस पर क्या होगा? जब वहाँ से आकर हज़ारों लाखों की तादाद में ख़वातीन, छोटे बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएंगे, तो वहाँ पर कोई ना कोई तो दुनिया को भी ये देखना पड़ेगा ना कि उसका हल क्या है। आबादकारी कैसे करनी है उनकी? लिहाजा दुनिया इसके ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका और अमेरिका के जो अलायस थे वो इसके ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकते और इसका इदराक उनको होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अभी काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत कायम है, उनको भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए और मिल बैठकर इसका एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि अफगानिस्तान के अंदर एक पुरअमन जो है वो ट्रांजिशन हो जाए और एक सेटल मामला चले जिसमें तमाम अफगानिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं वो एक कंसेंसस के ऊपर पहुंच जाएं। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे, उनमें तजाद है थोड़ा सा। जैसे दासू वाला वाक़या हुआ बस का, बस उसको हादसा कहा जा रहा है, कुछ लोग उसको दहशतगर्दी का वाक़या कह रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वो हादसा था। हमारे वज़ीर इत्तलात कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि उसमें से बारूदी मवाद मिला है और दहशतगर्दी के शवाहिद को देखा जा रहा है। तो एक्चुअल स्टोरी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, है क्या वाक़या क्या है? देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सी पैक के तहत काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं वो मसाली हैं और वो हमारा हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंड है और हमारा एक आयरन ब्रदर के तौर के ऊपर चाइना ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के साथ इसी तरीके से एक आहिनी दीवार बन के जो है वो हमेशा के तौर पे खड़ा होता है। जब स्ट्रेटेजिकली देखते हैं चीज़ों को तो यूएस जो है वो उनका झुकाव जिस जानिब होता है वो आपको भी पता है और हमारा चाइना हमेशा, चाहे कौमी सलामती का मामला रशिया, हो, हाँ, वो हमें मैं चाइना की बात करूँ, जो हमें हमेशा जो है वो सपोर्ट देता है और चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, दुनिया सारी को नज़र आ रहा है। खैर, अब बुनियादी तौर के ऊपर जो दासू का वाक़या हुआ ख़ास तौर के ऊपर, वो वहाँ पर उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो टारगेटेड अगर काम किया गया है और उसमें आपके दहशतगर्दी का वाक़या था जो पहले दिन जो मामला हुआ उसमें क्योंकि इब्तदाई तहकीकात हो रही थी तो उस वजह से मुतज़ाद चीज़ें आ जाती हैं। तो आप एग्जैक्ट बता दें। अभी जो है उसकी तहकीकात जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर हो रही हैं। हाँ। और वहाँ पर जो कल इब्तदाई रिपोर्ट जो सामने आई है, हाँ, उसमें यही शवाहिद मिले हैं कि वहाँ पर जो है वो एक्सप्लोसिव हुआ है और वहाँ पर टारगेट किया गया है और ये इनको टारगेट करके मारा गया है और उसके ऊपर जो है वो फर्दर जो तफसीलात हैं वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, वो फर्दर तफसीलात भी हम आपके सामने ले। देखिए जी, तमाम अगर न्यूज़ डिपार्टमेंट सुन रहा है तो ये कंफर्मेशन एक तरह से आ चुकी है कि एक्सप्लोसिव मटीरियल मिला है। इट मीन्स कि ये दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है मज़ीद डिटेल्स के आने तक। सर, अब ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। बैरूनी चैलेंजेस का तो हमें सामना है ही है। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी आप लोगों ने, 5 रुपये 40 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ 20 किलो का आटे का जो थैला है 150 रुपये इसमें इजाफा, फ़ी किलो घी में 90 रुपये का इजाफा और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि हमने रिलीफ जितना हद तक देना था हमने दे दिया। शहबाज गिल साहब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इसको इंडोर्स कर रहे हैं ना। गुजारिश सुन लें। देखिए जमील, इशू क्या है? इशू ये है कि जो तेल की कीमतें थी वो 34 बैरल से जनवरी ऑनवर्ड आज जुलाई के अंदर वो 75 बैरल फ़ी बैरल पर डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी हैं और आप ये देखें कि वहाँ पर हमें जिस अंदाज से प्रेशर आ रहा है, आज पेट्रोलियम लेवी हुकूमत नहीं ले रही। जनवरी से पहले एक वक्त था, पिछले साल हमने 24 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी ली है, लेकिन आज हमने पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो कर दी। आज आप ये देखें कि जो ओगरा की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी वो थी 11 रुपये की, हमने सेल्स टैक्स को भी कम किया है, सेल्स टैक्स को भी कम कर दिया ताकि आवाम के ऊपर बोझ से कम डाला जाए। ये जो अपोजिशन के कुछ लोग आके जो डिस्टॉर्ट कर रहे थे फैक्ट्स को, अगर हुकूमत वही पेट्रोलियम लेवी ले रही होती, वही सेल्स टैक्स ले रहे होते, तो आज पेट्रोल 140 से 145 रुपये लीटर के दरमियान बिक रहा होता। हम तो अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट ले रहे हैं, लेकिन जो आलमी सतह के ऊपर कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम के ऊपर पास ऑन करना पड़ता है। आप देखें कि हमने
अप्रैल से मई तक कोशिश की कि हम कीमतों को ना बढ़ाएं, रोके रखा, हमने नहीं बढ़ाया, नहीं बरकरार रखा। हम बतदरीज हर 15 दिन बाद अपना पेट्रोलियम लेवी कम करते थे, उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करते थे। आप सिर्फ देख लें कि अप्रैल के महीने में, एक महीने में हुकूमत ने 7 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है वो कम किया। अब आप आ जाएं बुनियादी तौर के ऊपर 2016-17 में जब PMLN की हुकूमत थी, उस वक्त डॉलर था 108 रुपए पे, पेट्रोल बिक रहा था 113 रुपए लीटर के ऊपर, कीमतें बढ़ी। उस वक्त हो गया फी डॉलर रेट था, यानी कि पर डॉलर पर लीटर जो है 1.4 डॉलर पर लीटर पेट्रोल बिक रहा था। आज 160 रुपए डॉलर का रेट है। आज अगर आप देखें 118 के ऊपर, तो हमारी जो पर डॉलर है वो 0.73 है। बांग्लादेश में 170 रुपए लीटर है पेट्रोल, भारत में 220 रुपए लीटर पेट्रोल है। खित्ते में आज भी हम सस्ते हैं, और सारी दुनिया को पता है कि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। हम पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं निकलता। हमारा एक बहुत बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोल में कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना टैक्सेस, क्योंकि आप लोगों ने बढ़ा दिए हैं, इसलिए लोगों कोई को टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो मंथली जो फोर्टनाइटली रिव्यू हुआ है, इसमें ना पेट्रोलियम लेवी में कोई इजाफा हुआ, बल्कि पेट्रोलियम लेवी तो जीरो पर है। इवन सेल्स टैक्स को कम किया है, जो है इसका ज्यादा से ज्यादा, यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट ले रही है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के ऊपर आज तक PMLN ने कभी अपने रेवेन्यू पे हिट नहीं ली। लेकिन फरूख हबीब साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी रीजन चाहे कुछ भी हो, ओवरऑल अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं। बुनियादी चीज ये है। फिर आप देखें जी, मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बता देना, रिलीफ देना पब्लिक को, ऑप्शंस की तरफ मत जाना। एक मिनट, रिलीफ की बात नहीं, बात ये है कि हम ये रिलीफ ही पब्लिक को दिया है कि हुकूमत जो है 670 अरब रुपया प्रोजेक्शन में डाला हुआ है ना पेट्रोलियम की लेवी के जरिए। ये सागडार ने भी लगाया था, सबने लगाए थे कि लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। लेकिन आज आप देखें कि हम पेट्रोलियम लेवी लगा ही नहीं रहे, इसी वजह से नहीं लगा रहे कि आवाम को रिलीफ दे ना, उस रिलीफ को आप कंसीडर नहीं कर रहे। ऐसा कुछ लगाएं कि उनके लिए खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाए। सर आप इस चीज को समझे, आप तो इलेक्टेड MNA है सर। सुन लें, गुजारिश सुन लें ना जी। अल्टीमेटली देखें, बीइंग एज इलेक्टेड MNA रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, ये मेरा कंसर्न है। लेकिन आप ये देखें कि आलमी सतह के ऊपर महंगाई कहाँ गई है। जो UN की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट है कि महंगाई का इंडेक्स के 40% इजाफा हुआ। FAO की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। जो खुर्दनी तेल है, जो घी है, उसकी कीमतों में 124% इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जो हम नेशनल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए हैं, जो हम ज़राअत से फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारी कोशिश है जो 70% दालें हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बाकी ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पैदा की जाएँ। पाकिस्तान के अंदर पाम ऑयल के ट्रीज लगाए जाएं, पाम ऑयल पाकिस्तान के अंदर हो, जैतून के लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नहीं लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। एक मिनट जमील बात सुने। जो आज फैसला होगा, जो आज मंसूबा होगा, आइंदा आने वाले सालों में अवाम ही उसकी बेनिफिशियरी होगी। अगर एक मिनट सुन लें, अगर यही फैसले हमारे से आने से पहले वाली हुकूमतें 5 साल 10 साल पहले ले ली होती, तो आज हमें इस महंगाई के तूफान का सामना ना होता। ये भी एक सच है और कड़वा सच है, जिसको ऑपोजिशन सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर पिछले 30 सालों में तवज्जो ही कोई नहीं दी। कॉटन का बेड़ा करके इन्होंने कर दिया। जिन एरियाज में कॉटन ग्रोइंग एरियाज थी, वहां जाके शुगर मिलें लगा दी। पानी के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया, बीज के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया, ज़राअत की जो मॉडर्न तरीक़ेकार है उनके ऊपर काम नहीं किया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं। कामयाब पाकिस्तान स्कीम लेकर जो हम आ रहे हैं, 40 से 60 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक हिकमत अमली वज़ा की गई है। 5 लाख रुपया उनको कारोबार शुरू करने के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 20 लाख रुपए तक उनको घर की छत बनाने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। घर में से एक शख्स को फ़नी तालीम दी जाएगी ताकि वो रोज़गार कमाने के जो है वो काबिल हो जाए। फी फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपया बिला सूद जो है वो किसान को कर्ज फराहम किया जाएगा। और इसके लिए हमने पूरा प्लान बना लिया है। माइक्रो फाइनेंसिंग की कंपनीज़ को साथ लेकर आ रहे हैं। जो हमारे पास गुर्बत सर्वे का जो हमारा डेटा है 40 लाख ख़ानदानों का, जिसमें नादरा
और बड़ा ट्रांसपेरेंट डेटा है, उस डेटा के ऊपर हम काम करने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि पहली बार गरीब आदमी को कतई गुर्बत से निकालने का जो है प्लान बनाया गया, और यहाँ पर फोकस है। ये बात कभी आपने, यहाँ पर फोकस है, ये बात कभी आपने अपने यहाँ हल्के के पर गरीब आदमी से जाकर की है, डिस्कस की है? सुन लें, गुजारिश सुन लें। यहाँ पर फोकस ये है कि हमने लोगों की आमदन में भी इजाफा करना है। अब आमदन में 2 तरीकों से इजाफा हुआ है, ये भी जरा गुजारिश सुन जी। एक जो हमने 1100 अरब रुपया किसान को इजाफी दिया, 500 अरब रुपया गंदम के किसान को इजाफी मिला, 100 अरब रुपया किसान के गन्ने के किसान को इजाफी मिला। ये वेल्थ साइकिल है, जब किसान की जेब में पैसा आता है वो शहरों में आकर पैसा खर्च करता है, तो लोगों की दौलत में इजाफा होता है। दूसरा, जो 4500 अरब रुपए से जायद फॉरेन रेमिटेंसेज बाहर से आई हैं, यानी कि 29.4 बिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं, ये रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं। ये डॉलर्स भी आकर जो आप प्यारों को आप अपना पैसे भेजते हैं, 90% वो पैसा आया है जो $500 या $500 से कम है, जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान रेमिटेंसेज वाले मामले पे तो सलाम पेश करने को दिल करता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो जो रेमिटेंसेज डॉलर्स हैं, ये लोगों के पास आकर ट्रांसफर होता है रुपए में, और वो रुपया भी लोग खर्च करते हैं। तो हमारा पर कैपिटा इनकम 1,86,000 से 2,46,000 के ऊपर गई है। इसको हमने मजीद इजाफा करना है लोगों की कुव्वत खरीद में। जब प्राइम मिनिस्टर साहब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, आप देखें कंस्ट्रक्शन का सेक्टर फुल बूम के ऊपर चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? रोजगार पैदा होगा। इसका फायदा ये होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। वेल्थ क्रिएशन होगी तो टैक्स का नेट बढ़ेगा हमारा। तो हम हमारी इकोनॉमी बिल्कुल वक्ती तौर पे मसाइल हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है। 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है, उसके लिए 90 रुपए किसी चीज में इजाफा कितना ज्यादा? आज जमील, आज सुन लें, गुजारिश सुन लें, आप एक मिनट गुजारिश सुन लें। इस बजट में हमने कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी है, बढ़ाई है। सुन लें, जो आप 300 रुपए दिहाड़ी वाला कह रहे हैं, अब 300 रुपए दिहाड़ी किसी जगह पे नहीं है। अपनी जो है वो फैक्ट की को चेक करें। आपको मैं बताता हूँ, जो आप एक मजदूर है ना, जो किसी जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाने में हेल्पर के तौर पे काम कर रहा है, उसकी दिहाड़ी भी डेली की 1000 से 1200 रुपए की है। जो मिस्त्री जिसको काम आता है, कभी फुटपाथ पे निकल के पूछेंगे, जो हुनरमंद है, ये मैं आपको किसी दिन साथ ले जाऊंगा। बिल्कुल चलेंगे। जो हुनरमंद है, सुन लेना, 2 एक सवाल रह गया, सुन लेना। जो हुनरमंद है वो जो मिस्त्री जिसको बोलते हैं, उसकी 1500 से 2000 है। आप चले जाएं ये इस पे ब्लू एरिया पे, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। नहीं, ये ब्लू एरिया पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप चले जाएं, आप चेक कर लें। जो पेंट करने वाला है, रंग करने वाला है, जो तरखान है, जिसको काम आता है, जो हुनरमंद है, उसकी 150 रुपए दिहाड़ी नहीं है, 150 200। मैं आपको किसी दिन मिलवाऊंगा, आपको मिलवा दूंगा। फैक्ट्स नहीं सर, मैं आपको वहां प्रैक्टिकली ले जाऊंगा। 150 रुपए में अगला सवाल, टाइम कम है, अगला सवाल, क्योंकि आप सियासी रहनुमा है ना, तो सवालात फिर आपसे बनते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आप इल्जाम लगाया है फिर से कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर कत्ल करने की कोशिश की गई थी, इसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखें, बात यह है, नवाज शरीफ को जेल के अंदर किसने कत्ल करने की कोशिश की, उसका नाम बता दें। मसला ये है, गवर्नमेंट की बात करते हैं। नहीं, देखें मसला क्या है। ये इल्ज़ाम वो लगा रही हैं, पहले तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर लेना। इल्ज़ाम वो लगा रही हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनकी कैलबरी फाउंड पकड़ा गया, जो सर्टिफाइड झूठी हैं। और मियाँ साहब को वो कहती थी कि इनके प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं। मियाँ साहब को बेशुमार बीमारियां हैं। अब लंदन में जाके तो हमें कोई प्लेटलेट्स काउंट नजर नहीं आ रहा। मियाँ साहब को कश्मीर में भी खड़ा कर दिया तस्वीर में उन्होंने। वो फोटो भी बाद में डिलीट करनी पड़ गई उनको। बाद में वहाँ पर पोलो मैच खेल रहे हैं, फिर कहती हैं कि जान की जमानत दें, मियाँ साहब अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो लंदन में किसी ने जान की जमानत दी हुई है? लंदन में जान की जमानत, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। यहाँ पर हजारों कैदी हैं, कैद हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको क्या जिंदगी की जमानतें मिली हुई हैं? जो नवाज शरीफ को जिंदगी की जमानत चाहिए, वो जिंदगी की जमानत नहीं मांगती थी, वो एनआरओ मांगती हैं कि यहाँ पर नवाज शरीफ को जेल ना जाना पड़े। अपनी सजा के खिलाफ अपनी अपील दायर की हुई है। 6 इल्तमाएं इनके वकील ले चुके हैं। लास्ट समाअत में अदालत ने कहा था कि चारपाई पे ऊपर आपको दे देंगे, अगर आप इतने लागर हैं तो चारपाई के ऊपर आप करें। लिहाजा मरियम सफदर के बयानात के अंदर कोई हकीकत नहीं है। आजकल वैसे ही झूठ पर मबनी बयान नहीं, एक तकरीर में इमरान खान का नाम उन्होंने 25 बार लिया जी। मैं मोदी का नाम कितनी बार लिया? एक दफा भी नहीं मोदी का नाम। और आपने मरियम सफदर की जितनी तकरीरें हैं उठा के देखें, कहां पर उसने मोदी के जो भारत के अंदर भारत मुजालिम कर रहा है कश्मीर के ऊपर, उसकी मजम्मत की हो, उसकी मुखालफत की कश्मीर का उसको बड़ा हिट किया गया है। नहीं, उनकी ट्वीट्स चेक करें। ट्वीट्स बिल्कुल, क्या कोई ट्वीट्स में मोदी को कंडेम किया गया है? आपको नजर ही नहीं आएगा। ना होने के बराबर। वजारतें तकसीम हो रही हैं, फिर से मोने सलाई साहब को वजीर बना दिया गया वफाक में, और ये वही ख़ानदान है जिसके बारे में खान साहब कहते थे कि तो चोरों और डाकुओं का ख़ानदान है। इत्तेहादी हैं, अकोमोडेट किया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक
बेवकूफ़ तो नहीं है सर? नहीं, देखें बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, किसी को भी कैबिनेट के अंदर वो ला सकते हैं, ये तो प्रोग्रेटिव प्राइम मिनिस्टर। कॉम्प्रोमाइज तो हो गया ना सर, पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइजिंग तो हो गई ना। देखें, पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं है। इशू क्या है? इशू ये है कि हमारे इत्तेहादी, हमने अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। और आज मेरे ख्याल में 3 साल तो गुजर गए हैं, तो अगर मोहन सलाई काबीना के अंदर आए हैं तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा, आके कंट्रीब्यूट करेंगे। और वैसे भी डेकेड ऑफ डैम, जो प्रीवियस बयान थे वो गलत थे, अभी जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नहीं, डेकेड ऑफ डैम्स चल रहा है। देखिए बयान तो आपके बहुत सारे हैं। अब जो इदारे हैं जिनका काम है करने का, उन इदारों ने आप देखें कि उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की, हमने उसके ऊपर तो उनके साथ नहीं हुए, खड़े हुए जाके। लेकिन जो इन प्रिंसिपल हमारे एजेंडा के साथ अगर वो एग्री करते हैं तो उसके ऊपर हमारे साथ हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादियों को लेके चले। इत्तेहादियों को आपको हमेशा इक़्तिदार के अंदर शेयर देना पड़ता है। ये हमारी जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है और मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। नहीं, हमारी मेजोरिटी थिन मेजोरिटी है ना, वही मैं कह रहा हूं, हमारे पास मेजोरिटी हो, हमें इत्तेहादियों की जरूरत है। कोalition गवर्नमेंट में मजबूरी है तो कोalition गवर्नमेंट बनती उस वक्त है जब आपके पास मेजोरिटी ना हो। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बोला वो दुरुस्त था भुट्टो साहब से मुताबिक? देखें बात ये है, आप कंडेम करते हैं इस बात? एक मिनट सुनिए, अली अमीन गंडापुर के साथ जो वहाँ पर मुराद सईद के बाद में हुआ है? नहीं, बाद में नहीं हुआ, बाद में हुआ ना सर। सुन ले। उससे पहले जो मरियम ने वहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल की, उससे पहले जो बिलावल ने वहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल की, वो ज़ुबान जो है आप मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म एक मिनट जो वज़ीर आज़म मोदी की RSS की आइडियोलॉजी को UN में ट्रंप के सामने OIC में जाकर एक्सपोज कर रहा है। मोदी आज दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। वेस्टर्न मीडिया उसके खिलाफ लिख रहा है। कांग्रेस की ह्यूमन राइट्स की कमेटी ने हेयरिंग की है कश्मीर के इशू के ऊपर। नाइजर में जो जितने इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुश्तरका एलामिया आया कश्मीर के हक़ में, और मोदी ने जो काम किए ये पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं। आप वज़ीर कश्मीर में खड़े होकर वज़ीर आज़म को जब आप इस किस्म की बातें करेंगे तो वो भारत के अंदर हेडलाइंस बन के चलती हैं। पहले ही आपका अजमल कसाब से मुतल्लिका नवाज शरीफ का जो बयान था वो आलमी अदालत के अंदर चलाया गया था। सर कंडेमेबल है, मैं तो पहले कह रहा हूं, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो कंडेमेबल है या नहीं है? सुन लें, देखें बात ये है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी हर मामले में भुट्टो को बीच में ले आती लेकर आती है ना जी, भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो आज भी जिंदा है। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि लोगों की राय तकसीम, वो एक तारीखी हवाले से तारीख के हवाला देते हैं, उसमें लोगों की राय तकसीम है, आज़ाद कश्मीर लोगों की राय तकसीम है, लेकिन फिर भी हमें किसी को कोई किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटना। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का असला लहराना दुरुस्त बात है? आप ये खबर है वाकईतन अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ फायरिंग की है या खबर गलत है? नहीं, खबर गलत है। वो जिस शख्स को दिखाया जा रहा है उसकी दाढ़ी है, बाल लंबे जरूर हैं लेकिन दाढ़ी, अली अमीन गंडापुर की ना तो कोई दाढ़ी है ना अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद वहाँ पर मौके पे मौजूद फायरिंग कर रहे हैं। वहाँ पर आप राजा फारूक हैदर ने मुराद सईद के ऊपर बयानात दिए कि आप मेरे हल्के में आएंगे तो मैं आप देखें मेरे हल्के में एक दिन पहले तकरीर की थी, और उसके ऊपर उनके ऊपर पथराव करवाया गया, और जिस अंदाज से जिस तरीके से वहाँ पर मामलात को हैंडल किया गया वो भी मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये सियासत का हिस्सा नहीं है। PMLN अपनी रवायती हार के खौफ से रवायती गुल्लूकरेसी के ऊपर, रवायती बदमाशी के ऊपर, रवायती जो इनका कल्चर है उसके ऊपर उतरी हुई है। और ये जहाँ जाते हैं, जिस इलेक्शन में जाते हैं वहाँ पर यही काम होता है। चाहे डस्का में हो, डस्का में भी फायरिंग कौन करवा रहा था? असला भर भर के कौन लेकर आ रहा था? यही लोग लेकर आ रहे थे। फैसला आपके अगेंस्ट? देखें, फैसला हमारे अगेंस्ट नहीं आया। फैसला इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन दोबारा करवाने के ऊपर किया। हमारे अगेंस्ट क्या? हम तो एक फरीक हैं, हम तो एक पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे। चलें, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात क्या नतीजा आने जा रहा है? जिस वक्त ये शो चल रहा होगा उससे एक हफ्ते के बाद हम नतीजे की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वो लोगों को पता है कि इमरान खान ही उनका सच्चा सफ़ीर है और इमरान खान ही उनका दलेर वकील है जो उनका मुकदमा बेहतरीन अंदाज से लड़ सकता है। जहाँ तक रहेगी बात कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान को आप देखें कि वहाँ के लोगों ने हमें मैंडेट दिया। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने तारीखी पैकेज उनको दिया, बहुत बेहतर है, तारीखी पैकेज दिया, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए PSDP में पैसे भी रख दिए, उनकी ADP में भी इजाफा किया। और यही हमारा कश्मीरियों से भी वादा है कि आज़ाद कश्मीर की जो महरूमियाँ हैं, जो वहाँ पर चोरी होती रही, करप्शन होती रही नून लीग के दौर में, उसको रोकेंगे और कश्मीरियों के जो हकूक़ के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। क़ौम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक, और गवर्नमेंट भी PTI की इंशाल्लाह बनेगी। गवर्नमेंट भी आपकी बनेगी। वक्त बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब साहब आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे।
बड़ी खबर दे गए हैं, वो आपके सामने मैंने उसी वक्त ही बता दी थी दासू वाक़े के हवाले से। इसके अलावा बड़ी डिटेल्ड बात, क्योंकि सियासी रहनुमा है और सियासी अवामी रहनुमा ख़ास तौर पर जो ISF के लेवल से यानी तंजीमी लेवल से ऊपर आकर फिर अब वज़ीर मुमलिकत है, उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं, हम सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने फिर दोबारा हलकों में जाना है, पब्लिक के अंदर जाना है। और अगर आज पब्लिक किसी मुसीबत या मुश्किल में और रिलीफ नहीं पा रही तो ज़ाहिर है कल को फिर वोट लेने भी इन्होंने जाना है, मसाइल इनके लिए होंगे। तो ये बड़ी एक विजडम के ऊपर मबनी अप्रोच है कि अगर बेहतरी है, रिलीफ है आने वाले दिनों में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है तो पब्लिक के लिए। प्रोग्राम से जमील फारूकी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।